दोस्तों इंडियन मार्केट में चल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट और कैसे इस डिस्काउंट में हम अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, क्या रह सकती है इस दिवाली में हमारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट में चल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, कैसे आप इस दिवाली कर सकते हैं अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और क्या है स्टॉक मार्केट की हिडन डील्स। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों जब दिवाली का मौका आता है या दिवाली का सीज़न चल रहा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक ब्रांड आपको अपने ऑफर्स आपके लिए रखता है, ठीक है, अपने नए नए ऑफर्स को लॉन्च करता है और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलते हैं और उन डिस्काउंट को देखकर आप डेफिनेटली वहाँ पर जाके चीज़ें परचेज करते हो, है ना। उन डिस्काउंट कूपन्स का, उन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाते हो। लेकिन एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको ये समझना जरूरी है कि भाई अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों की काफ़ी सारे मिथ है, जैसे आपको लगता है कि एफआईज मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, क्या मार्केट 2024 में क्रैश हो जाएगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट 28% तक गिर जाएगा। तो कई सारी मिथ है, बट आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आप अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस दिवाली पे मैंने भी आप सभी लोगों के लिए फ्लैट 70% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। आपको ये डिस्काउंट मेरी वेबसाइट पे, जिसको आप इस क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, या आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, स्टॉक बर्नर ऐप, जहां पर आपको मेरा जो सितंबर का मैंने बैच करवाया था जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीडबैक्स देखने को मिले। आप उन फीडबैक्स को जरूर जाके देखिएगा। एंड वो बैच का जो कंप्लीट रिकॉर्डेड जो कंटेंट है वो आपको फ्लैट 70% डिस्काउंट पे इस दिवाली पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ कई सारी दिवाली की डील्स चलनी है, तो लिंक पर क्लिक करके आप जल्दी से जल्दी इस फ्लैट 70% डिस्काउंट का फायदा उठाए। ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक दिवाली गिफ्ट है, ठीक है। तो सीधा वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहले निफ्टी की क्या कंडीशन है, क्या ये हेल्दी करेक्शन है या एक नॉर्मल क्रैश का इंडिकेशन है, ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इंडेक्स में भी यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मैंने चार्ट जो रखा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का जो पैटर्न है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है और अभी एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है, जो कि है 24,000 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, जहां पर भी मार्केट टिका हुआ है। जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर ये 24,000 के क्रूशियल सपोर्ट के आसपास अभी पहुंचने वाला है, या उसको टेस्ट भी कर सकता है, मींस टेस्ट भी किया है, बट अभी 24,000 का लेवल टूटा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इस चार्ट के एक बार करेक्शन को चेक करता हूँ कि कितना करेक्ट हुआ है। ओके, तो गाइज अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा, टॉप से आप देखोगे अभी तक का इसका करेक्शन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये अभी 8% करेक्ट हुआ है, ठीक है। सो 10 to 12% का जो करेक्शन होता है ना मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी करेक्शन होता है, ठीक है। अब करेक्शन की बात तो आप साइड रखिए, अभी तो फिलहाल मार्केट में करेक्शन है क्योंकि एफआईज मार्केट इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग करे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी अगर किसी को ये लगता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट हम मार्केट से निकाल के रख देते हैं, आप बहुत गलत हो। क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है ना, वो कभी बुल रन में बाई नहीं करता है, बुल रन में टॉप पे फोमो में बाई नहीं करता है, वो हमेशा क्रैश में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। बुल रन में वो प्रॉफिट बुकिंग चालू करता है, या ऐड करेगा, या प्रॉफिट बुकिंग स्लो एंड स्टडी पार्शियल बुकिंग भी चालू करेगा, या हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक को लेके रखा हो तो हर एक पुल बैक में पैरामीटिंग करेगा। और जब क्रैश होता है तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी कुछ पार्शियल बुकिंग करके जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो उसको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं उनको बाय करने की कोशिश करता है। और कौन कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं, कौन कौन से वो सेक्टर भी हो सकते हैं जो आपको इस दिवाली पे बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहे हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज कंप्लीट डिस्कस करने वाला, तो पूरा वीडियो एंड तक देखें, ठीक है। तो अगर अभी मैं निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी आप देखोगे ये कितना करेक्ट हुआ, अराउंड 8.5% का मेरे को दिख रहा है, जो 8 से 10% 12% का एक हेल्दी करेक्शन होता है। अब इसको यहीं पे छोड़ दें। आप देखोगे कि कोरोना के टाइम पे जब मार्केट इतना जबरदस्त क्रैश किया था, निफ्टी का इंडेक्स काफी जबरदस्त उसमें क्रैश देखने को मिला था, उसको भी मैं एक बार इस यही चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये कोरोना, ये अभी इलेक्शन डे का क्रैश है, इलेक्शन डे के अंदर दिन आपको 10% का क्रैश देखने को मिला होगा, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी आपने देखा था, ठीक है। एंड जितने भी मार्केट में करेक्शंस आए, क्रैश आए, आप देखोगे उसके बाद क्या मार्केट चला नहीं है, क्या मार्केट अभी का मार्केट कहाँ है, आप वो खुद जाके एक बार अपना निफ्टी का चार्ट खोलो। ये देखो, जब कोरोना के टाइम पे हमारे पास जो क्रैश आया था, आप देखोगे कितना क्रैश था, यहाँ टॉप से लेकर जो कोरोना में क्रैश हुआ था, विच वॉज अराउंड आप कह सकते हो 38-40% के आसपास का इंडेक्स हमारा क्रैश हो चुका था,
ठीक है। एंड 40% के क्रैश के बाद मार्केट ने क्या जबरदस्त रैली दी है कि हमारे 5-5, 10-10 गुना तो ऐसे ऐसे स्टॉक हो गए जिनकी हमने कभी सोची भी नहीं थी, और हम हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं कि यार काश हमने कोरोना के टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया होता तो हमारा स्टॉक आज इतना चल रहा होता, या हमारा पोर्टफोलियो इतना चल रहा होता, या हमने इतना अच्छा मार्केट में पैसा बना लिया होता। हमें हमेशा रिग्रेट होता है। तो हर एक क्रैश, हर एक सेलिंग हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। चाहे आप कोरोना का क्रैश ले लो, चाहे आप रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उस टाइम पे जो मार्केट में करेक्शन आया था वो ले लो, चाहे आप 4 जून को जो इलेक्शन डे का के बाद का जो मार्केट में आया था, एक सिंगल डे के अंदर 10% के इंडेक्स हमारे नीचे गिर गए थे, कोई सा भी क्रैश ले लो, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्रैश में आप जो माल मिल रहा है, आपको जो स्टॉक मिल रहा है आप उसको भर दो, ऐसा नहीं होता है। क्रैश के टाइम पे हमको हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और हमको कुछ सेक्टर्स पर फोकस करना होता है जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं, जो एवरग्रीन सेक्टर्स है, जिन पे हमेशा लोगों का फोकस रहता है, जो हमेशा कंज्यूम किए जाते हैं, जिनके स्टॉक्स को हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, ठीक है। तो हमको ऐसे जो इंडेक्सेस है उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखना पड़ता है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जो मार्केट में क्या है, आईपीओस का बूम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आईपीओस हर कोई आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईपीओस, आपको जो अच्छे आईपीओ होते हैं ना, एक रिटेल ट्रेडर को बहुत कम मिलते हैं। अच्छे आईपीओ बहुत कम मिलते हैं। जो आईपीओ फेल हो जाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट रिटेल इन्वेस्टर को हो जाती है। तो पहली चीज़, आईपीओ से आप ऐसे मार्केट में दूर रहें, ठीक है। क्योंकि आईपीओज में आपको पता है जो छोटे छोटे एमएसएमईज आईपीओज है उनमें पंप एंड डंप का गेम काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो एक रिटेल ट्रेडर, हम जैसे छोटे स्मॉल ट्रेडर का पैसा उसमें फंस सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे क्रैशिंग मार्केट में आपको हमेशा जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स तो ऑलरेडी ही, पेनी स्टॉक्स तो चाहे बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, पेनी स्टॉक की दुनिया अलग ही चलती है। वहां पर हमेशा पंप एंड डंप गेम चलता है। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी न्यूज़ पे, कोई इंस्टाग्रामर अगर आपको किसी भी पेनी स्टॉक की रिकमेंडेशन देता है, पेनी स्टॉक के बारे में बताता है, मेक श्योर आप उससे हमेशा दूर रहना। अगर कोई भी ऐसा स्टॉक जो पेनी है जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उस स्टॉक की इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचाई जा रही है, इट मीन्स क्या कि वो मतलब आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब वो आप तक पहुंच नहीं रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा लगा दो, इसी उम्मीद में कि वो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो जाएगा। इन पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। एक पोर्टफोलियो, जब मैनेजमेंट की बात आती है, पोर्टफोलियो में जब हम स्टॉक्स रखते हैं तो उसमें 10% हिस्सा हम पेनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो 10% गलती से मल्टी बैगर बन गए तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे जाएगा। लेकिन आपको ऐसे क्रैशिंग मार्केट में पेनी स्टॉक से दूर रहना है, स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रहना है, ठीक है। आपका जो जितने आईपीओज आ रहे हैं उनसे दूर रहना है। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सलाह रहेगी, क्योंकि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करते रहता हूँ, इन मार्केट में डेली चीज़ें देखते रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। ओके, अब निफ्टी का मैंने आपको करेक्शन बता दिया कि निफ्टी में कितना करेक्शन आया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ सेक्टर्स पे, कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स को पिक किया हुआ है जो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट, मतलब मेरे को जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिनकी मैंने प्रॉपर एनालिसिस की थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को काफ़ी अच्छे उनके फंडामेंटल्स भी लगते हैं। वो तो हमेशा से उनके फंडामेंटल्स अच्छे थे और उस सेक्टर के काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सेक्टर्स पे कि अभी के टाइम पे हमारे कौन कौन से सेक्टर्स काफ़ी अच्छे डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। देखो, जब मार्केट क्रैश करता है ना, कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि फार्मा थोड़ा सा शूट अप कर रहा होता है आफ्टर द कोरोना के बाद से, या कोरोना के टाइम से। तो फार्मा ही एक तरीके से इंडियन मार्केट का हेजिंग इंडेक्स बन गया कि अगर मार्केट नीचे आया तो हो सकता है फार्मा के स्टॉक्स आपको चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो फार्मा ऑलमोस्ट 5 to 6% का करेक्शन इसमें देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स, ये मैंने वो इंडेक्स रखे हुए हैं जो इंडेक्स आपको हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए, जिन इंडेक्स के अंदर आपकी मतलब पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। इन इंडेक्स को आपको हमेशा फोकस में रखना है, क्योंकि ये ऐसे इंडेक्स हैं जो लाइफ टाइम चलेगा। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो मतलब जो एवरग्रीन सेक्टर है, जो हमेशा चलते ही चलते हैं। मींस जिनको हर कोई कंज्यूम करना पसंद करता है, जिनको हर कोई अपने वॉच लिस्ट में रखना पसंद करता है, जिनको हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करता है। तो ऐसे सेक्टर्स पर आप ज़्यादा फोकस किया करो। कुछ नए नए सेक्टर्स जो रिसेंटली बूम हो जाते हैं, उन सेक्टर्स पर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान चले जाता है। आप इन सेक्टर्स को भूल जाते हो जो हमेशा से एक अच्छा रिटर्न आपको कंटिन्यूस देते हुए आ रहे हैं, है ना। 1 साल 2 साल में कुछ एक नया सेक्टर आया, उसने एकदम से बूम किया, आपको आप सबकी नज़र वहाँ चली जाती है। लेकिन जब जिन सेक्टर्स में एकदम से पंप भी होता है ना, वो सेक्टर एकदम से डंप भी होते हैं, तो काफ़ी लोगों का पैसा फंस जाता है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज सेक्टर्स, जो कि अभी इस दिवाली पे काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट में आपको
देखने को मिल रहे हैं। पहला है फार्मा सेक्टर 5 to 6%, ऑटो इंडेक्स आपको मिल रहा है 11 से 12% के डिस्काउंट पे, मतलब ये इतना करेक्ट अभी हो चुका है। एफएमसीजी 10%, ये एक हेल्दी करेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करेक्शन है। इतना करेक्शन 10 to 15% का करेक्शन तो रिक्वायर्ड होता ही होता है मार्केट को एक नया हाई लगाने के लिए, ठीक है। एफएमसीजी 10% के आसपास, रियल्टी सेक्टर 13%, मेटल सेक्टर 10% के आसपास करेक्ट हुआ है, एनर्जी सेक्टर 11%, आप खुद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। पीएसयू सेक्टर 21%, काफी अच्छा। पीएसयू सेक्टर्स के जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में रैली भी काफी अच्छी आती है, करेक्शन भी काफी अच्छा आता है, ठीक है। पीएसयू बैंक्स के अंदर 21% का करेक्शन है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर, आप एनर्जी कंजप्शन डेली बेसिस पर हो रही है, मैं यहाँ पे ये सब कुछ शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं एनर्जी कंजप्शन कर रहा हूँ, ये स्क्रीन चल रहा है, लाइट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो एनर्जी का कंजप्शन तो लाइफ टाइम रहेगा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद करें मेटल्स आपको पता ही है, आपकी बिल्डिंग्स बननी, कुछ ही बनना है, मेटल्स का यूज होता है, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन सेक्टर है। उसके बाद रियल्टी सेक्टर की बात करें, एवरग्रीन सेक्टर। एफएमसीजी भाई, एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको कभी भी मिलती है, आपको वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी है। क्यों? देखो, इंडिया के अंदर स्लो एंड स्टडी इंडिया की जो इकोनॉमी है ग्रो कर रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहा जाता है कि, है ना, तो वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी जेब में पैसा आएगा, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, राइट। तो अपग्रेड करने की अगर कोशिश करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि आप कहाँ जाओगे, मतलब आपको हर एक अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने का मन करेगा, मिस आप हर एक अच्छी चीज़ कंज्यूम करने की कोशिश करोगे जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, ठीक है। आप एफएमसीजी, आप अभी तक अपने किराने की दुकान से सामान उठाते थे, आप जनरल स्टोर में जाओगे, है ना, या कोई मार्ट के अंदर जाओगे, वहाँ पे जो अच्छा सामान है, जो काफ़ी मतलब जो प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आप उनको बाय करने की कोशिश करोगे, तो कंजप्शन बढ़ जाता है। जैसे जैसे इंसान की सैलरीज बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो कंजप्शन बढ़ता है। कंजप्शन जब बढ़ता है तो एफएमसीजी सेक्टर बूस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ऑटो इंडेक्स, अब आप देख रहे होंगे ऑटोज, नॉर्मल सी बात है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो लोग अपने शौक पूरे करते हैं। और शौक में अगर बात की जाए तो गाड़ी होना हर किसी के, एक बाइक होना, गाड़ी होना अपने पास, अपने घर में हर किसी का सपना होता है, ठीक है। तो वो स्टैक्स ऑफ फार्मा, देखो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ कर रहे हो, बीमार तो इंसान पड़ेगा ही, बीमार पड़ेगा तो मेडिकल की नीड आपको हमेशा रहनी ही रहनी है। तो फार्मा सेक्टर एक ऐसा इंडेक्स, ऐसा सेक्टर है जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको एक कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, बाकी सारे इंडाइसेस में भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो सेक्टर्स है, ये एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, इन पर आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए। अब काफी लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे, मैं आपको चाहूंगा अभी कि आपको और कौन से सेक्टर लगते हैं, बट कुछ लोग जो रिसेंटली 1-2 साल से मार्केट में आए हैं, उनका फोकस रहेगा कि डिफेंस सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर, वो सीजन वाइज चलता है, पॉलिसीज वाइज चलता है, कि अगर कुछ पॉलिसीज आ गई डिफेंस सेक्टर के लिए, है ना, तो अच्छे स्टॉक्स भागेंगे। रेलवे सेक्टर के लिए कुछ पॉलिसीज आ गई, अच्छे स्टॉक भागेंगे, है ना। तो कुछ वो जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के डिसीजंस पे कुछ जो सेक्टर परफॉर्म करते हैं ना, उनको थोड़ा सा दूर रखा करो, वो अच्छे चल भी जाएंगे, लेकिन कभी कभी अच्छे एकदम से डंप भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे सेक्टर हैं जो एवरग्रीन है, जिसको आप हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ स्टॉक्स की बात करता हूं जो मैंने पिक किए हुए हैं। अब उनके एक बार मैं आपको चार्ट की भी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टॉक्स में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो जिनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, पहले ही आपको क्लियर यहाँ पर बता दूं कि ये किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनली यहाँ पे एनालाइज करके कुछ सेक्टर जो मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, वो आपके साथ शेयर किया। आपको अगर किसी स्टॉक, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मेक श्योर आप कंसल्ट करें विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बजाज ऑटोज काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक मेरे को लगता है। कोलपाल, ठीक है, कोलगेट, आपका पावर ग्रिड, ये एफएमसीजी का है, ऑटो सेक्टर का, पावर सेक्टर का, और एक एसबीआई बैंकिंग सेक्टर का। एसबीआई आप सभी को पता है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हो, एचडीएफसी, बट ऑन एंड मतलब एक वैसे आप सभी लोगों को पता है कि एसबीआई, सभी लोगों के अकाउंट, मैक्सिमम लोगों के अकाउंट एसबीआई में ही रहते हैं, मेरे सारे अकाउंट एसबीआई में ही है, ठीक। तो अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया, उन स्टॉक्स के थोड़ा सा चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहला है बजाज ऑटोज को थोड़ा समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने बजाज ऑटोज का यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये बजाज ऑटोज अभी एक बहुत अच्छे नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। 10,000 के नंबर से पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, हो सकता है नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप ना कभी भी किसी स्टॉक के अंदर बॉटम कभी कैप्चर नहीं कर सकते,
आपको नहीं पता, आप कभी भी नीचे लोएस्ट पॉइंट पर नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो क्या होता है कि उनमें आप एसआईपीज का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। एसआईपीज आप वैसे एसआईपीज म्यूचुअल फंड में करते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन इस मार्केट में भी स्टॉक्स में भी आप एसआईपीज के तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल सेक्टर के वाइज स्टॉक्स कैसे चुने हमें समझ नहीं आएगा, हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, तो एक ईटीएफ का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ईटीएफ के थ्रू आप इन इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बंच ऑफ स्टॉक्स को सिलेक्ट करके वहां पे ईटीएफ होता है, वहां पे इन्वेस्ट करता है। अगर आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके कमेंट में आप जो मेंशन कर दीजिएगा ईटीएफ आप कमेंट में डालोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको ईटीएफ पर वीडियो चाहिए। बहुत अच्छा तरीका होता है ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके रखना, है ना। बहुत सेफर इन्वेस्टमेंट भी होता है कंपेयर टू ऑल दिस ईटीएफ्स। आपको काफी अच्छा, मतलब जब मार्केट क्रैश फॉल भी कराता हो तो उतने ज्यादा फॉल नहीं कर रहे होते, है ना। मार्केट चढ़ता है तो वो भी आपको कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। अगर आपको ईटीएफ्स के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अभी बात करेंगे बजाज ऑटोज की। ये मैंने यहाँ पे जो चार्ट रखा हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आपको क्लियर एक चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, ठीक है। एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जो कि 10,000 का इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ओके। और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके वापस से उसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ओके। तो ये काफ़ी एक अच्छे खासे करेक्टिव फेस पे 1300 से ये आ चुका है ऑलमोस्ट 10,000 के भाव पे। एंड 10,000 एक राउंड नंबर भी है, अच्छा नंबर भी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट रखनी होती है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ये स्टॉक अच्छा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसका ग्रोथ देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यार स्टॉक कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप एसआईपी का फॉर्मेट यूज कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है कि आपके सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करोगे, एक ही साथ डाल दोगे, नहीं ना, राइट। आपको उसको अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आता है, आपको और अच्छे प्राइस पे दिखता है 25% वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। और नीचे आता है 25% वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। और नीचे आता है 25% वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कुल मिला के आप अपना सिर्फ 1 ही लाख रुपए इन्वेस्ट इस स्टॉक में करना चाहते हो तो 1 ही लाख रुपए किया, लेकिन आपने थोड़ा सा एसआईपी के फॉर्मेट भी किया ताकि थोड़ा सा आपका जो एवरेज बाइंग है वो भी नीचे आ जाए, राइट। और उस 1 लाख के कैपिटल पर आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इस 1 लाख के कैपिटल पे मैं कितना रिस्क लूंगा या कितना मैं इस 1 लाख के कैपिटल पे लॉस लूंगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी 10-20% का ऐसा नहीं देखा जाता, 50-50% तक के स्टॉप लॉस देखे जाते हैं, जहां पर 100-200-300% के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अगर आपको लगता है करना चाहिए ऐसे मार्केट में अभी डिस्काउंटेड तरीके से मिलने, तो आप एसआईपी का फॉर्मेट अपना सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है। कोलपाल की बात करेंगे, ये कोलपाल है, अभी आप देखोगे कोलपाल भी 3000 का राउंड नंबर को टच करने आ रहा है, जो कि जिस लेवल को इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ था, आप देखोगे ये रहा है एक लेवल 3000 का राउंड नंबर है जिसको ये अभी टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें करेक्शन यहाँ से टॉप से आया हुआ है। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक काफ़ी अच्छी रेंज निकालने के बाद इसने एक अच्छा खासा हमको रैली दिया था। आप देखोगे 2023 में 1600 से 3600 के आसपास का इसने एक रैली दिया है, तो अभी ये कलेक्ट हो रहा है। ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये बात करते हैं पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड तो कंसिस्टेंट चलता है, बीच बीच में इसमें सेल ऑफ देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल ये एक अच्छी खासी रैली आपको अपसाइड में दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसकी 2023 की बात की जाए, 2024 में भी ये अराउंड 225 के भाव से 350 का इसने भी टच मारा है। एंड 2023 की बात करेंगे तो 2023 में 175 से 350 का इसने हाई मार चुका है अभी तक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम फेवरेट है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मीन्स ये जो चार स्टॉक्स है मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसमें पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट दिया था, ये देखोगे यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था, इसका ब्रेकआउट देके पुल बैक देके एक अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी रैली में चल रहा है, बट अभी स्टिल एक करेक्टिव स्टेज में आया हुआ है। तो अगर आपको कहीं अभी देखो इसका 700 का लेवल टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे एक इस तरीके का जो इसने पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है तो एक इसमें करेक्शन इसमें भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये स्टॉक अभी अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोग इनको अपनी देखना चाहते हैं, इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके अपनी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ दिवाली के डिस्काउंट ऑफर्स, ये सिर्फ 5000 प्लस स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आपको 5000 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको हमेशा अच्छे स्टॉक्स पिक करने पड़ते हैं जो कि
ऑल टाइम ग्रीन मतलब एवरग्रीन स्टॉक्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको कुछ दिवाली डिस्काउंट स्टॉक्स भी पता चले होंगे। अपनी खुद की रिसर्च करके खुद भी ऐसे स्टॉक्स को पिक करना चालू करें। एंड ऐसे स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ इन सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करके चलना है ताकि आपको अच्छे एवरग्रीन स्टॉक्स देखने को मिल जाए। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आपको पता है कि मेरा 70% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके उस डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए मैंने अपनी साइड से एक डिस्काउंट रखा हुआ है, और एक बार फीडबैक जरूर जाके देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। बाकी ETFs के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।